तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस महिला पर्यवेक्षक वर्ग 1, वर्ग 2 एवं ग्रुप 4 जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं, उन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है आपकी। फॉरेस्ट गार्ड, एमपी टेट, पटवारी में जितने भी आपके साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको एक एक करके पूरा डिटेल में जानकारी के साथ में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। आपको पता है हर एक एग्जाम में लगभग 20 नंबर का आपका साइंस पूछा जाता है, तो 20 में से 20 पूरे नंबर कैसे लेकर के आएंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज की टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो रही है। विजय श्री टेस्ट सीरीज इसका नाम है। जितना भी आपका एग्जाम आने वाला है सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि आपका जितना भी एग्जाम होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका जीके, जीएस और साइंस ही होता है, क्योंकि मैथ अगर सबके लिए कठिन आ रहा है तो वो सबके लिए ही कठिन है, और सरल आ रहा है तो सबके लिए सरल है। ठीक है, लेकिन जो आपका साइंस है, आप जितना साइंस के प्रश्न लगा लेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। जीके, जीएस के जितने प्रश्न आप लगा लेंगे उतना ही फायदा होने वाला है, क्योंकि देखिए हम लगातार एग्जाम का एनालिसिस करवाते हैं। हमने आपका एमपी पुलिस का एग्जाम का एनालिसिस करवाया था, आबकारी एग्जाम का एनालिसिस करवाया, पटवारी का करवाया, एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2 दोनों का जो हमने एग्जाम एनालिसिस करवाया, और वन रक्षक का भी एग्जाम एनालिसिस करवाया। तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो आपके जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न हैं, वो बहुत से प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं। लगभग 70% ऐसे प्रश्न हैं जो आपके रिपीट होते रहते हैं। केवल 30% नए प्रश्न बनाए जाते हैं हर एग्जाम में। 70% जो प्रश्न है वो आपके रिपीट होते रहते हैं। कई प्रश्न तो हमको मतलब याद ही हो गए हैं जो इतना हम एग्जाम एनालिसिस करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी को बेस बना करके हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस, उसके बाद में जीके, जीएस, इन दोनों को भी कवर करेंगे, और उसके बाद में आपका एमपी पुलिस की दृष्टि से महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्नों को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख लीजिए, आंसर की के ही प्रश्न है। बस इसमें हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट को जोड़ते हुए आपको सारी जानकारी देने वाले। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपके एग्जाम में पूछा गया है। एमपी फॉरेस्ट गार्ड जो अभी जस्ट एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की आई है, वही उसी जो आंसर की प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, किस तत्व का रासायनिक चिन्ह ओस्मियम, यानी कि ओएस जो है, ओएस वो किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? चार ऑप्शन आपको दिए हैं, और ऑर्गेनेशियम, ऑक्सीजन, ऑस्मियम और ओगानेशन। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा ओस्मियम। यहां पर आपको देख भी दिखाई भी दे रहा है, ऑस्मियम कह सकते हैं, फिर ऑस्मियम कह सकते हैं, एक ही बात है। अब चलिए ऑस्मियम के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हम दे देते हैं कि यहां से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, ओस्मियम इसका संकेत आपका ओएस होता है, परमाणु भार इसका 190 होता है, परमाणु संख्या इसकी 76 होती है, एक रासायनिक तत्व है, यह ज्ञात पदार्थों में सबसे भारी है। क्यों पूछा गया? क्योंकि यह सबसे भारी तत्व है। यह प्रश्न भी बनता है कि सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो यह आपका ऑस्मियम है। ठीक है, ऑस्मियम प्लेटिनम समूह की 6 धातुओं में से एक है और सबसे अधिक दुष्प्राप है, यानी कि इसको बहुत मतलब मुश्किल से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह सबसे भारी धातु है। तो याद रखना, ऑस्मियम के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी। यहां से आगे आपके एग्जाम में जो नया प्रश्न बनेगा वो इनमें से ही तोड़ करके प्रश्न बनाएंगे, तो वो भी आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लगातार हमारे साथ में बने रहेंगे, एमपी पुलिस एग्जाम तक लगातार आपके लिए हम प्रश्न लेकर के आने वाले हैं। तो साइंस, जीके, जीएस और रीजनिंग ये आपकी मुट्ठी में होगी, और ये तीन सब्जेक्ट अगर आपकी मुट्ठी में हो गए तो आप आराम से 90 प्लस टच कर लेंगे एमपी पुलिस के एग्जाम में, और यही हमारा टारगेट है। ठीक है, चलिए वर्ग 1, वर्ग 2 का जो मेंस का एग्जाम है, साइंस के प्रश्न आपके बिल्कुल यही आने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। वर्ग 1, वर्ग 2 का जो मेंस एग्जाम है, साइंस के यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि हमने एमपी टेट जो आपका वर्ग 1 हुआ था उसके प्रश्नों को हमने एमपी टेट वर्ग 2 में देखा है। ठीक है, तो यही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सफेद रोशनी के हरे घटक के कारण घर को हरा भरा बनाना इसका काम है, सूर्य की सीधी किरणों के कारण घर को गर्म होना इसका काम है, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरणों के फंसाने के कारण पृथ्वी का गर्म होना इसका काम है, या फिर शैवाल के आवरण के कारण घर को हरा भरा बनाना? सही आंसर आपका हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरणों के फंसाने के कारण पृथ्वी का गर्म होना जो है इसका मुख्य रीजन होता है। चलिए पूरी जानकारी आपको हम यहाँ पर देते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव असल में धरती के वायुमंडल में सूरज से आने वाली गर्मी के कैद हो जाने की वजह से पैदा होता है। यह गर्मी वायुमंडल में कैद तो हो जाती है, लेकिन वापस आसमान में नहीं जा पाती है। जैसे जैसे ये गर्मी ज्यादा कैद होती जाती है, वैसे वैसे हमारे वायुमंडल जो है वो और गर्म होता जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका सूर्य है, सूर्य से आपकी रोशनी आई वायुमंडल के अंदर, और वायुमंडल के अंदर आने के बाद में ये क्या हुई, यहीं पर फंस गई। ठीक है, अब ये जो आपकी रोशनी थी वो यहाँ पर गर्मी पैदा करेगी। अब ये गर्मी आपकी वापस जो है आसमान में नहीं जा पा रही है, इसकी वजह से आपके पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाता है। इसी को हम जो है ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, जिसकी
जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। जो हिमखंड है वो आपके पिघलने लगते हैं, बाढ़ की समस्याएँ कई जगह पर देखी जाती हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है, ठीक है? ये प्रमुख वजह होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रभाव जो है यहाँ पर आपको दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है? पौधे आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं और उन्हें डैश में परिवर्तित करते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए उपयोगी होता है। किसमें परिवर्तित करते हैं? सीधे और आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर है आपका अमीनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड में ये बदल देते हैं जो इनके लिए भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण से आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, पौधे नाइट्रोजन की आपूर्ति के रूप में नाइट्रेट का उपयोग करते हैं जो स्वस्थ विकास के लिए प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। नाइट्रेट रहेगा तभी आपका प्रोटीन बनेगा। पौधे अपनी जड़ों द्वारा जल में नाइट्रेट का अवशोषण करते हैं। संयंत्र उर्वरकों में नाइट्रेट उच्च स्तर पर मौजूद होते हैं। नाइट्रेट्स के बिना पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है। अगर पौधे अपने जड़ से नाइट्रेट को ऊपर नहीं ले जाएंगे तो यहाँ पर जो है, जो आपकी पत्तियां हैं उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी और पौधा कुछ समय बाद सूख जाएगा क्योंकि वह भोजन नहीं बना पाएगा, ठीक है? अब ये बनाते कैसे हैं? तो प्रोटीन कैसे बनाते हैं? एमिनो अम्ल की मदद से ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा हो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर देना। एकदम ऑथेंटिक प्रश्न जो आपके पूछे गए हैं वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं और लगातार लेकर के आते रहेंगे। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करना है और हर एक ग्रुप में आपको शेयर करना है। आपको बता दें, हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। उस टेलीग्राम के बारे में भी हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, निम्न धातुओं को उनके गलनांक से मिलाइए, यानी कि आपसे गलनांक वाला प्रश्न पूछ लिया गया है। देखिए, तो सीधे आंसर की ओर चलेंगे, अपन ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। तो देखिए, ए का बी यानी कि लोहा जो आपका एल्यूमिनियम है उसका गलनांक 660 होता है, ठीक है? बी का डी यानी कि जो आपका लोहा है उसका गलनांक 1482 से 1593 होता है। उसके बाद सी का ए यानी कि जो तांबा है वो आपका 1084 आपका गलनांक होता है तांबे का। उसके बाद डी का सी यानी कि सीसा का जो गलनांक है वो 327.5 होता है। इसमें कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आपसे सीधे सभी तत्वों का गलनांक पूछ लिया गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब नमक को बर्फ के साथ ठीक से सम्मिश्रित किया जाता है तो बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये नए प्रश्न हैं, अब ये नए प्रश्न बनाए जा रहे हैं, ठीक है? तो सही आंसर हो जाएगा कि बर्फ का जो गलनांक होता है वो आपका बर्फ का गलनांक कम हो जाता है अगर नमक को बर्फ में मिला देते हैं तो। देखिए, इसके बारे में कुछ जानकारी। जब नमक को बर्फ के साथ ठीक से मिलाया जाता है तो बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। नमक कम बर्फ और हल इसके परिणाम स्वरूप बर्फ के पिघलने का बिंदु जो है वो गलनांक होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आप बर्फ में नमक को डाल देंगे तो उसका गलनांक जो है वो कम हो जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। सबसे प्रसिद्ध आवर्ती गति कौन सी होती है? ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध आवर्ती गति कौन सी होती है? सबको पता है, जो सरल लोलक होता है। लोलक जानते हैं, जो घड़ी होती है आपकी पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है उसमें ऐसे एक नीचे लोलक लगा होता है, ठीक है? अब ये ऐसे गति करता है, एक बार ऊपर जाएगा फिर यहाँ आएगा, फिर जाएगा फिर यहाँ आएगा। यही सरल लोलक की गति होती है और सबसे प्रसिद्ध जो आवर्ती गति है, इस गति को हम आवर्ती गति कहते हैं और सबसे प्रसिद्ध आवर्ती गति जो है वो आपकी सरल लोलक की आवर्ती गति होती है, ठीक है? देखिए, सरल लोलक की यह गति आवर्ती गति अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है, इसे दोलन गति भी कहते हैं। दोलन का मतलब समझ रहे हैं, एक जगह जाना फिर वापस आना, फिर जाना फिर वापस आना, ठीक है? देखिए, गति एवं समय वापस ए पर आ जाता है। देखिए, एक बार आपकी गति यहाँ जाएगी फिर वापस ए पर आ जाएगी, फिर जाएगी फिर ए पर आ जाएगी। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। यह प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है आपके एग्जाम में, पटवारी में, कि आवर्तकाल क्या होता है? तो जो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। यानी जो आपका सरल लोलक ये लटक रहा था, जैसे यहाँ पर गया फिर वापस यहाँ पर आया फिर यहाँ पर आया, इसको एक आवर्तकाल कहते हैं। सरल लोलक अपना एक चक्कर पूरा लगाता है, उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। वन रक्षक की तरह मत करना। वन रक्षक में हमने फ्री टेस्ट सीरीज शुरू की थी लेकिन आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिला था, जिसकी वजह से बीच में हमें बंद करना पड़ा था। ऐसा इसमें मत करना मेरे भाई, ठीक है? देखिए, किस प्रकार के भोजन को रक्षा करने वाले भोजन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो विटामिन ऐसा भोजन होता है जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, ठीक है? शरीर को बनाने में, शरीर का बॉडी बिल्डर भी इसको कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। तो देखिए, इस भोजन में जो आपका विटामिन होता है, इस भोजन में फलों एवं सब्जियों का विशेष महत्व है। सबसे ज्यादा फलों एवं सब्जियों से विटामिन आपका मिलता है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए रक्षक का काम करते हैं। शरीर का बॉडी बिल्डर होता है, बॉडी गार्ड होता है। इससे हमें ऐसे खनिज तत्व, विटामिन एवं अन्य पोषक पदार्थ मिलते हैं जो शरीर की वृद्धि के साथ साथ उसे निरोग भी रखने में सहायक होते हैं। इन तत्वों की कमी से शरीर में कुपोषण पैदा हो जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन नहीं है तो आपको कुपोषण का शिकार हो जाना पड़ता है, ठीक है? विटामिन के बारे में आपको हमने बताया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
ये बताना है कि बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से होते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कल वाली जो वीडियो आपकी आएगी, अगर आप सही आंसर देते हैं तो कल वाली वीडियो में आपका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में लिया जाएगा वीडियो के अंत में, ठीक है? तो कल हम जीके जीएस की वीडियो लेकर के आएँगे सुबह 9 बजे, याद रखना सुबह 9 बजे जीके जीएस और शाम को 4 बजे आपकी साइंस। ये लगातार चलने वाली है अगर आपका सहयोग रहा तो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है? आज थोड़े से कम प्रश्न हैं क्योंकि डेमो मान लीजिए कल से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न लगभग हम 25 प्रश्नों कवर किया ही करेंगे, ठीक है? जिससे कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके कवर हो जाएँ। एवियन इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? देखिए, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से। अब देखिए एवियन इन्फ्लुएंजा को हम कहते हैं बर्ड फ्लू। अगर बर्ड फ्लू दिया गया होता तो आप तुरंत पहचान लेते कि ये तो भाई वायरस से होता है, लेकिन आपसे एवियन इन्फ्लुएंजा कह दिया है। इसलिए बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत करके आए हैं। तो विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होता है। देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करने वाली बीमारी है। बर्ड फ्लू किसमें फैलता है? पक्षियों में फैलता है, मुख्यतः जो मुर्गियां होती हैं, मुर्गियों में फैलता है, ठीक है? और यह ऑर्थोमैक्साविरिडे परिवार के एक वायरस के कारण होता है। इसे उप प्रकार के अनुसार इसे उच्च या फिर निम्न रोग जनता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो संक्रमित पक्षियों में विभिन्न लक्षण प्रस्तुत करता है, ठीक है? ये बहुत जल्दी फैलता है, एक पक्षी से दूसरे पक्षी में बहुत जल्दी फैलता है। और जब मुर्गियों में ये फैलता है, इस मुर्गियों को जैसे ही कोई व्यक्ति खा लेता है, मरने के बाद मुर्गियों को व्यक्ति कोई खा लेता है, तो ये व्यक्तियों में भी प्रवेश कर जाता है। कितना भी आप उस मुर्गी को पका लें, लेकिन अगर व्यक्ति खा लेता है तो उसमें भी यह बर्ड फ्लू जो है प्रवेश कर जाता है और तेजी से उसके शरीर को हानि पहुंचाता है, ठीक है? चलिए अगला देखिए, आहार नलिका में पदार्थ का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? तो आपको पता होगा, ये प्रश्न हमने एग्जाम एनालिसिस में करवाया भी था। छोटी आंत में सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। दो प्रश्न यहाँ पर बनता है, एक अवशोषण का बनता है, एक पाचन का बनता है। सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पर होता है? तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था वर्णचक में। सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पर होता है? तो सबसे ज्यादा पाचन आपके अमाशय में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एचसीएल निकलता है इसकी दीवारों से। अगर पूछें कि सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ पर होता है, तो सबसे ज्यादा अवशोषण आपका छोटी आंत में देखने को मिलता है। देखिए, तो छोटी आंत अवशोषण के लिए अच्छी होती है क्योंकि इसका जो आंतरिक सतह क्षेत्र जो है, जो अंदर का सतह क्षेत्र होता है, वो काफी बड़ा होता है, ठीक है ना? यह प्लिका सर्कुलर्स के कारण बना होता है, जो विली नामक ऊतक की कई छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाओं के प्रोजेक्ट करता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया पटवारी में कि छोटी आंत में जो उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विली कहते हैं, याद रखना। और इन विली के अंदर ही आपकी छोटी छोटी और संरचनाएं होती हैं जिन्हें माइक्रोविली कहा जाता है। देखिए, अलग अलग उपकला कोशिकाओं में उंगली की तरह के अनुमान भी होते हैं जिन्हें माइक्रोविली कहा जाता है। यानी कि जो आपकी विली दिखाई दे रही है, ये विली आपको दिखाई दे रही है, इस विली के अंदर ही छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिसे हम माइक्रोविली कहते हैं। तो विली या फिर माइक्रोविली दोनों आपकी छोटी आंत के अंदर पाई जाती हैं और भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो है वो आपका छोटी आंत के अंदर ही होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, CFC कार्बन यौगिक है जिसमें डैश दोनों होते हैं, जो बहुत स्थिर होते हैं और किसी भी जैविक प्रक्रिया में अवक्रमित नहीं होते हैं। तो क्या चीजें CFC के अंतर्गत होती हैं? तो ये आपको देख ही रहता CFC। इससे ही आपको पता चल जाएगा क्लोरीन और फ्लोरीन, ये दोनों जो है वो CFC के अंदर होती हैं। जो लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे इस प्रश्न को अच्छे से सही करके आए होंगे, देख लीजिए। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो CFC समताप मंडली ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार है, जिम्मेदारी के लिए प्रमुख पदार्थ है। ये क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बने होते हैं। इसका व्यापारिक नाम फ्रियोन है, याद रखना। CFC को फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षोभ मंडल में मानव द्वारा मुक्त किए जाते हैं एवं यादृच्छिक तरीके से विसरण द्वारा ऊपर की ओर चले जाते हैं। CFC कहाँ से निकलता है? तो जो आपकी फ्रीजर होती है, फ्रिज, उस फ्रिज से CFC निकलता है। जो आपकी AC होती है, उस AC से CFC निकलता है। और ये CFC क्या करता है? मानव द्वारा निर्मित होता है और ये सीधे ऊपर वायुमंडल में चला जाता है। और यहाँ पर क्या करता है? जो आपकी पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली ओजोन परत होती है, इसके क्षरण के लिए जिम्मेदार इसमें छेद कर देता है, जिससे कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आ रही हैं वो पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आ जाती हैं। और ये प्रश्न पूछा गया कि पराबैंगनी किरणों की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? तो जो आपका स्किन कैंसर होता है, जो स्किन कैंसर होता है वो पराबैंगनी किरणों की वजह से हो जाता है, ठीक है? तो इतनी सारी जानकारी हमने आपको दे दी। आज की आपकी डेमो क्लास थी, ये मान लीजिए, ठीक है? अब लगातार आपकी ज्यादा से ज्यादा लगभग 25 प्रश्न हम हर एक वीडियो में कवर करेंगे। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। वीडियो को भाई आपको लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। ये आपके सभी एग्जाम, जैसे कि आपका महिला पर्यवेक्षक हो गया, वर्ग 1 वर्ग 2 का मेंस का एग्जाम हो गया, MP पुलिस का एग्जाम हो गया, वन रक्षक, आपकी जो 5000 वन रक्षक आने वाली हैं उसके लिए, और ग्रुप 4 के लिए, सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। ग्रुप 4 वालों के लिए हम बहुत जल्द ही
कंप्यूटर की एक मैराथन वीडियो डाल देंगे जो आपके पटवारी में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप आसानी से देख लेंगे क्योंकि वही पटवारी वाले प्रश्न आपके ग्रुप 4 में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है? चलिए हम टेलीग्राम चैनल के बारे में बता रहे थे फ्री स्टडी मटेरियल वाला। तो फ्री स्टडी मटेरियल वाला जो टेलीग्राम चैनल है वो है आपका सक्सेस जंक्शन लाइव, ठीक है? सक्सेस जंक्शन डाल करके आप लाइव और लिख देना आगे लाइव, तो सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी किताबें डली हैं, जैसे कि राकेश यादव सर के क्लास नोट्स यहाँ पर डले हैं। एसएससी सीजीएल जो रैंक 1 आया है उसके क्लास नोट्स हमें मिल गए हैं। साइंस की जीके के करंट अफेयर के, तो वो हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। इसके अलावा जो राकेश यादव सर की अभी नई बुक आई है फॉर्मूला बुक, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इंग्लिश की बहुत सारी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मतलब कि कुल मिलाकर के फ्री में सारे स्टडी मटेरियल हम आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ये सुविधा केवल केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, तभी आप जाकर के जब सर्च करेंगे टेलीग्राम पर सक्सेस जंक्शन लाइव, तो ये चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लेना, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के सारी किताबें सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना, ठीक है? अब भाई कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिख करके बता दीजिए कि ये सीरीज कंटिन्यू चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, और जो प्रश्न हमने आपसे पूछा है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। कमेंट करते ही कल वाली वीडियो में आपका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में आएगा, ठीक है? और जो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है वो है सक्सेस जंक्शन। सक्सेस जंक्शन के नाम से हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाया करेगी, तो वो भी आपको सर्च करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है? चलिए जल्द ही मिलते हैं कल सुबह जीके जीएस वाली वीडियो में। जो प्रश्न आपके वनरक्षक में जीके जीएस के आए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं, डिटेल में जानकारी के साथ में। तो अगर आपको एमपी पुलिस में 90 प्लस स्कोर करना है, तो लगातार हमारे साथ में बने रहिए फ्री ऑफ कॉस्ट विजय सीरीज टेस्ट सीरीज। जल्द ही मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।